है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात, विस्तार की रणनीति, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। ठीक है। अब क्या है, प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखना, तभी आपको डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है। अब देखो होता क्या है, पुर्तगीज जो है इंडिया में एंटर कब होते हैं, 1498 में जो है एंटर हो जाते हैं इंडिया में। देन इंडिया में एंटर होने के बाद पुर्तगीज क्या करते हैं, इंडिया में आने के बाद जो है फोर्ट और फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। अब फोर्ट और फैक्ट्री में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसको भी मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है। अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की, इंडिया में जो है कालीकट और कोचिन में और पिलविन में जो है इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की। देन अगर फोर्ट की बात करें तो कोचिन और कन्नौर में इन्होंने फोर्ट की भी स्थापना कर दी। अब पुर्तगाल का सम्राट क्या करता है, जैसे कालीकट और कोचिन में फैक्ट्री की स्थापना करते हैं ना, तो ये कालीकट और कोचिन तक सीमित नहीं रहना चाहते। ये क्या करना चाहते हैं, इंडिया में एक्सपांशन करना चाहते हैं, यानी कि जगह जगह पर ये फैक्ट्रियां खोलना चाहते हैं। चाहे फिर गोवा हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, बंगाल में खोलने की कोशिश करेंगे, वेरियस जगह पर इंडिया में खोलना चाहते हैं फैक्ट्री। ठीक है। और फोर्ट की भी स्थापना करना चाहते हैं। अब पुर्तगाल का सम्राट ये सोचता है कि देखो भाई, इंडिया में फैक्ट्री की स्थापना हम वेरियस जगह पर करेंगे, तो इन फैक्ट्री और फोर्ट की देखभाल के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे इंडिया में जो भी कार्य हो रहा है ना, इसका स्टेटस रिपोर्ट मुझे दे। यानी कि अब पुर्तगाल का सम्राट क्या करेगा, इंडिया में एक गवर्नर अपॉइंटमेंट करेंगे, और गवर्नर ये जो गवर्नर है ये क्या करेगा, ये जो फैक्ट्री और ये फोर्ट है ना, इंडिया में जो भी एक्टिविटीज हो रही है इसका सुपरविजन करेगा ये गवर्नर। और गवर्नर जो है पुर्तगाल देश के सम्राट को जो रिपोर्ट भेजेगा इंडिया की। देन अब इस एग्जाम्पल को ऐसे समझो कि एक्सपेंशन कैसे, मान लो इंडिया में एक कंपनी है टाटा ग्रुप। अब इनके मालिक कौन है, रतन जी टाटा। देन इनकी कंपनी कहाँ पे होगी, मुंबई में भी होंगी, दिल्ली में भी होंगी, चेन्नई में भी होगी, कोलकाता में भी होगी। अब ये जो बॉस है रतन जी टाटा, ये स्पेशल, ये खुद होके तो ये कंपनी नहीं चलाएंगे, ये क्या करेंगे, मैनेजर रखेंगे, एम्प्लॉयज को कुछ हायर करेंगे, अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, इनके माध्यम से जो है बिजनेस करेंगे, और इनको क्या मिलेंगे, इनको सैलरी मिलेंगे इसके बदले, और ये इंडिया में एक्सपेंशन करेंगे अपनी कंपनी। तो वैसे ही जो है पुर्तगाल का सम्राट करना चाहता था। अब पुर्तगाल का सम्राट एक बड़ा आदमी है, वो खुद इंडिया में आके थोड़ी ना व्यापार और ट्रेड करेगा, तो इसीलिए गवर्नर को अपॉइंटमेंट किया गया इंडिया में। देन अ न्यू हिस्ट्री ऑफ पुर्तगीज इंडिया began the year 1505 when the Emperor of Portugal appointed a governor in India for 3 years and he was provided with sufficient facility। अब मतलब क्या है, ये गवर्नर को जो इंडिया में भेजा जाएंगे ना, इसको अच्छी सैलरी दी जाएंगी, इंडिया में इसको रहने के लिए अच्छा घर दिया जाएगा, इसको गाड़ी मिलेंगी। देन इसके साथ ही साथ इसको फोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि इंडिया में जैसे ये आएंगे, इंडिया में जैसे ये एक्सपेंशन करेंगे ना, तो इंडिया पर जो है रीजनल रूलर होंगे, तो इन रूलर के साथ या क्षेत्रीय राजाओं के साथ इनका संघर्ष होगा। तो संघर्ष के लिए राजा ने क्या किया, ऑलरेडी जो है तैयारी करके भेजा गवर्नर को, बोला कि देखो भाई, मैं आपको नेवी दूंगा, मैं आपको मिलिट्री दूंगा, मैं आपको गोला बारूद दूंगा, पर कैसे भी करके इंडिया में एक्सपेंशन करना है और इंडिया के टेरिटोरी मोनोपोली हासिल करने हैं। यानी कि पुर्तगाल जो इंटरेस्ट है ना, इसको प्रोटेक्ट करना है आपको। तो इसीलिए गवर्नर को इंडिया में भेजा गया पुर्तगाल के सम्राट द्वारा। अब सबसे पहले इंडिया में किस गवर्नर को भेजा गया ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले किसे भेजा गया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा गया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। इसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर पर यानी कि इंडियन ओशन पर जो है कंट्रोल करना था। सबसे पहले हम ये पॉइंट को पढ़ लेंगे, देन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्यों, क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ना, इसकी वॉर होती है इंडियन रूलर से। कौन से, कालीकट के शासक, गुजरात के शासक और एक मिश्र का शासक होता है। ये तीनों लड़कर जो है ना वॉर करते किससे, पुर्तगाली से। अब क्यों करते इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। उससे पुर्तगाली सरकार की ओर से यह निर्देश दिया गया था कि वह भारत में ऐसे दुर्ग, अब दुर्ग का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में फोर्ट होता है। ठीक है। फोर्ट का निर्माण करे जिनका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर पर यानी कि इंडियन ओशन के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना भी हो। उसके द्वारा अपनाई गई यह नीति नीले या शांत जल की नीति कहलाई। नेक्स्ट, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को और क्या बोला गया, भारत में पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करने के लिए उसको क्या बोला, जो अदन है, हॉर्मुज है और मलक्का स्ट्रीट है ना, इस पर कब्जा करके मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने के लिए कहा गया था। उसे अंजन विभाग, कोचीन, कन्नौर और किलवा में भी किलेबंदी करने की सलाह दी गई थी। ठीक है।
अब पुर्तगाल के सम्राट ने क्या बोला था, देखो इन जगहों पर जो है ना आपको कब्जा करना है, क्यों, क्योंकि इन जगह पर क्या है, मुस्लिम ट्रेडर या अरब ट्रेडर का कब्जा है। अब ये हम लोकेशन में देख लेंगे। और इसी वजह से जो है 1508 में जो है बैटल ऑफ चोल होती है, ठीक है। और बैटल ऑफ चोल में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ना इसकी हार हो जाती है। अब क्यों होती है, देखो मैं समझाता हूँ मैप पर। होमरुज कहाँ पे, स्टेट ऑफ होमरुज यहाँ पर है, ठीक है, इस पर कब्जा करने को बोला जाता है। देन गल्फ ऑफ अदेन यहाँ पर है, इस पर भी कब्जा करने को बोला जाता है। और मलक्का स्ट्रीट जो है ना यहाँ पर आती है, इस पर कब्जा करने को बोला जाता है। और ये हो गया इंडियन ओशन। देन अगर कालीकट और कोचिन की बात करें हम, तो देखो ये हो गया कन्नौर, ये हो गया कालीकट, ये हो गया कोचिन और ये होगा किलवा, ठीक है। इन पर क्या बोला गया था, इन पर जो है फोर्ट स्टेब्लिशमेंट करने के लिए बोला गया था, सलाह दी गई थी इसके लिए, ठीक है। अब इनके बीच में वॉर क्यों होती है, जो ये जो बैटल ऑफ चोल है ना 1508 में क्यों होती है, इसको हम समझते हैं। देखो होता क्या है, इंडिया के ट्रेड पर किसका यानी कि कब्जा होता है, अरब ट्रेडर्स का कब्जा होता है, यानी कि पुर्तगाली आने से पहले। अब पुर्तगाली को इंडिया के ट्रेड पर जो है मोनोपोली एस्टेब्लिशमेंट करने, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये जो इंडियन ओशन है ना, इन पर जो अरब ट्रेडर्स का कब्जा है, इनको जो हटाकर जो है खुद को एस्टेब्लिशमेंट करना है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यानी कि पुर्तगालियों को इनको हटाना पड़ेगा, इनके जगहों पर इनको कब्जा करना पड़ेगा और अपने बेस बनाने पड़ेंगे, नेवी बेस। तो ये क्या करते हैं पुर्तगाली, इनको हटाने के लिए इस एरिया पर कब्जा करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्योंकि अरब ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये दो रास्ते से जो है ना इटली तक सामान पहुंचाते हैं इंडिया का। तो यूरोप में सामान जाएगा इंडिया का किस रास्ते से, ये दो रास्ते से जाएगा। और इस पर किसका कब्जा होता है, इटली का कब्जा होता है। यानी कि यूरोप में जो साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड कर रहा था ना, इटली इसमें सबसे आगे था। और पुर्तगाल देश भी जो है ना, ये इटली पर डिपेंड नहीं रहना चाहता था, क्यों, क्योंकि इंडिया से जो भी सामान अरब ट्रेडर्स इटली तक पहुंचाते थे ना, तो ये क्या करते थे, इटली फिर फ्रांस में बेचेगा, फिर स्पेन को बेचेगा, फिर पुर्तगाल को बेचेगा, फिर यूनाइटेड किंगडम को भेजेगा। मतलब यूरोप में जो भी सामान इंडिया का बेचा जाएगा वो इटली द्वारा बेचा जाएगा। अब पुर्तगाल के जो नागरिक है या राजा है, ये क्या चाहता है, ये इटली पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है, क्यों, इनके इकोनॉमिक को जो है टक्कर देना चाहता है और खुद की इकोनॉमिक को जो है ग्रो करना चाहता है। इसलिए ये इंडिया में डायरेक्ट आते हैं इस समुद्री रास्ते से और इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं। अब इतने में क्या होता है, पुर्तगाली जो एकाधिकार करना चाहते हैं इंडिया पर, ये इटली को बात पता चल जाती है कि देखो भाई, हमारे इकोनॉमी को टक्कर देने की सोच रहा है पुर्तगाल। तो ये क्या करता है, इजिप्ट का जो शासक होता है ना, इसको भड़का देता है। क्यों, ये क्या कहता है, देखो भाई पुर्तगाल इंडिया में आ गए और ये जो है अरब ट्रेडर्स को जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इजिप्ट के शासक को बोलते हैं, जो अरब ट्रेडर्स ये रास्ता यूज करके जो हमको सामान पहुंचा रहा है ना इंडिया का या साउथ ईस्ट एशिया का, तो अरब ट्रेडर्स क्या करते हैं, आपको टैक्सेस पेड करते हैं, आपको इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड इस स्टेट पर भी, इराक को भी या तुर्की में जो है इनको भी भड़काने की कोशिश करता है। तो इजिप्ट का शासक जो है इटली के बातों में आ जाता है, यानी कि इटली जो है डायरेक्टली वॉर नहीं करता पुर्तगाली से, ये क्या करता है, इजिप्ट को शासक को भड़का देता है। अब इजिप्ट ये जो इजिप्ट है या मिस्र देश है, ये सोचता है कि यार इंडिया में जाकर मैं अकेला कैसे लड़ूं पुर्तगालियों से। तो ये क्या करता है, कालीकट का जो शासक होता है, जिनके संबंध खराब होते हैं ये पुर्तगालियों से, इसको अपने साथ में ले लेता है। देन एक गुजरात का शासक होता है, इसको भी अपने साथ में ले लेता है। तो ये तीनों जो है एक हो जाती है पुर्तगालियों के अपोजिट में। अब होता क्या है, बैटल ऑफ चोल होता है 1508 में और पुर्तगालियों की हार हो जाती है। यानी कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है ना, इसको हरा देते ये तीनों, यानी कि संयुक्त सेना जो यानी कि मुस्लिम बेड़े की सेना है, ये देखो मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा, यानी कि मिस्र, इजिप्ट, कालीकट और गुजरात के शासक चोल के युद्ध में पराजित हुआ कौन, फ्रांसिस्को अल्मेडा। और अल्मेडा का पुत्र भी इस युद्ध में मारा गया। बट होता क्या है, ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है ना, ये संयम बना के रखता है और क्या करता है, 1509 ईस्वी में यानी कि 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने इसी संयुक्त मुस्लिम बेड़ों को पराजित किया और हार का बदला ले लिया, ठीक है। और फाइनली क्या हो गया, ये जो प्लेस है ना 1508 में जो युद्ध हार गया था ना ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और 1509 में क्या करता है, ये जीत जाता है, ठीक है। और इस एरिया पर जो है पुर्तगालियों का कंट्रोल हो जाता है। तो इसके बारे में मैंने ये बता दिया। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है गवर्नर बन के आया था, इसके बारे में इतनी ही फैक्ट है, ठीक है। इसके बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लोकेशन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। देन ये हो गया बैटल ऑफ चोल, यहाँ पर होता है, ठीक है। ये हो गया चोल, एक लोकेशन ये रही गई थी अपने, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पास किसे गवर्नर बना के भेजा जाता है, ये भेजा जाता है अल्फांसो द अल्बरुक। इनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, आप अच्छे से पढ़ लेना या अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लेना, ठीक है। फिर इसे भेजा जाता है, तो फिर ये क्या करता है, इसके बारे में भी हम थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। देखो अल्फांसो दी अल्बरुक, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया था, अब ये वापस चला गया था, के पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु
समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए, यानी कि नेवी के बेस स्थापित किए, यानी कि जो नेवी घूमेंगे ना समुद्र में, इनके लिए बेस लगेंगे, तो इन्होंने बेस की स्थापना की। देन भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुर्क की रही। अब इसने क्या क्या किया देख लेते हैं। देखो, ये आया था स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में, 1503 में ही भारत में आया था, और 1509 ईस्वी में इसे वायसराय यानी कि गवर्नर नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, और 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। और क्या किया इसने, देखो, इसने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया। अब कोचिन मैंने पीछे दिखा चुका हूं आपको, मैप में ये देख लो एक बार अगेन, यहाँ पे कोचिन, ठीक है, ये रहा कोचिन। देन इसने क्या किया, और अल्बुर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। गोवा एक नेचुरल बंदरगाह था और एक स्ट्रेटेजिक प्लेस भी था। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने मुख्य भूमि को भी, यानी कि जो भी बंदरगाह थी, इन पर भी कब्जा कर लिया। इसने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का, जो हमने बताया था ना पीछे, ये कहा गई मलक्का, सॉरी, इस एरिया पर भी जो है कब्जा कर लिया। देन और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में भी अवस्थित होमरूज पर अधिकार कर लिया। ये हो गया फारस की खाड़ी पर होमरूज, ठीक है, इस पर भी, यानी कि मलक्का, एक मिनट सॉरी, इस पर भी कब्जा कर लिया इसने अल्बुर्क ने। और ये जो है फारस की खाड़ी यहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ होमरूज पर भी जो है कब्जा कर लिया इसने, ये एक्टिविटी की। और क्या किया इसने, देखो, अल्बुर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। अल्बुर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को पुर्तगालियों की आबादी यानी कि जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से यानी कि महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, तथा पुर्तगाली सत्ता एवं कल्चर संस्कृति के महत्वपूर्ण सेंटर या केंद्र के रूप में गोवा को स्थापित किया। यह वह समय था जब पुर्तगाली ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अल्बुर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे, ठीक है। तो अल्बुर्क के बारे में इतने ही फैक्ट है, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, ये पढ़ लेना, इतना इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देन अगला गवर्नर कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला गवर्नर कौन है, निन्नो दी कुना, ठीक है। निन्नो दी कुना अगला प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। इसका प्रमुख कार्य गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी 1530 ईस्वी के रूप में परिवर्तित करना था, तो इसको जो है गोवा को अपनी राजधानी बनाई। देन उन्होंने सरकारी कार्यालय कोचिन से गोवा ट्रांसफर कर दिया। अब अल्बुर्क ने क्या किया था, कोचिन में अपना कार्यालय यानी मुख्यालय बनाया था, परंतु इसने क्या किया, आने के बाद कोचिन से ट्रांसफर कर लिया कार्यालय, और कहाँ पे बनाया, गोवा में बनाया। उन्होंने हुगली बंगाल और सेंट थॉमस मद्रास के निकट में पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित किया। इसकी भी लोकेशन हम आगे देख लेंगे मैप में। 1534 ईस्वी में बेसिन तथा 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। अब ये कहाँ पर है देख लो, ये हो गया सेंट थॉमस, ये हो गया बंगाल, यहाँ पर भी कब्जा कर लिया। देन कौन सा, ये हो गया दीव, और ये हो गया बेसिन, ठीक है। इन जगहों पर जो है इसने बेस बनाई यानी कि फैक्ट्री की स्थापना की। देन अब होता क्या है, ये जो निम्नो दी कुना है ना, इसका होता है वॉर किससे, गुजरात का एक शासक होता है बहादुर शाह। अब बहादुर शाह क्या होता है, बहादुर शाह और हुमायूं जो मुगल सम्राट होता है ना, इसके बीच में जमती नहीं, इनके दोनों के बीच में जो दुश्मनी होती है। अब दुश्मनी का रीजन क्या होता है, कई सारे होते हैं, इसको जो है ना मैं मिडाइवल हिस्ट्री में कवर करूंगा, परंतु एक रीजन आप यहाँ पर जान लो। जब ये चित्तौड़गढ़ पर हमला करता है ना, तो यहाँ की जो रानी होती है, ये हुमायूं को जो है लेटर लिखती है और वो अपने बचाव पक्ष के लिए हुमायूं को बुलाती है। और ये बहादुर शाह क्या करता है, गुजरात का जो शासक होता है, हुमायूं के कुछ दुश्मन होते हैं, इनको जो है अपने यहाँ पर जगह देता है छुपने के। इसलिए भी एक रीजन ये भी है कि इसके हुमायूं के साथ जो है रिलेशन खराब हो जाते हैं। अब होता क्या है, ये जो हुमायूं आता है बहादुर शाह को हराने के लिए, यानी कि गुजरात की ओर पलायन कर रहा होता है, तो बहादुर शाह क्या सोचता है, पुर्तगालियों से मदद ली जाए, क्यों, क्योंकि हुमायूं की अच्छी खासी पकड़ थी। इसको लगता है कि हुमायूं जो है मुझे पराजित कर देगा, तो ये क्या करता है, वादा करता है। देखो कौन, गुजरात का जो बहादुर शाह शासक होता है, ये बोलता है पुर्तगालियों को कि मैं जो है आपको बेसिन द्वीप दूंगा, यानी कि बेसिन द्वीप लो और मेरी जो है हुमायूं के अपोजिट में मदद करो। और इसने क्या किया, दीव में भी बेस प्रदान करने की, यानी कि दीव में जो है फोर्ट स्थापित करने के लिए दीव भी इनको प्रदान करने की वादा कर दिया, किसको, पुर्तगालियों को। बहादुर के पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। मतलब क्या है, ये जो गुजरात का शासक है और हुमायूं के शासक के बीच जो वॉर होने वाली थी, ये वॉर हुई नहीं। क्यों, हुमायूं आया तो इसको हराने के लिए, परंतु ये वापस चला गया 1536 में। अब ये जब आ रहा था ना, तो बहादुर शाह ने क्या सोचा कि यार मैं अकेला जो है हुमायूं से नहीं लड़ सकता। इसके लिए इसने क्या किया, पुर्तगाली की मदद ली, और पुर्तगाली को बदले में क्या दिया,
बेसिन द्वीप सौंप दिया और दीव भी सौंप दिया, और दीव में बोला कि आप जो है फोर्ट की स्थापना कर सकते हैं। परंतु इसके जो है रिलेशन खराब हो जाते हैं, क्योंकि बाद में जो है हुमायूं जो है वापस चला जाता है। जब ये वापस चला जाता है तो क्या होता है, इसको जो ये जो बेसिन और द्वीप जो है पुर्तगालियों को देता है, तो इसको लगता है कि गलत हो गया यार इनको देकर, क्योंकि हुमायूं से मेरी वार तो ही नहीं। हुमायूं के उत्तर भारत लौटने के बाद बहादुर शाह ने पुनः अपनी सेनाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। उसने दोबारा से अपने खोए हुए राज्य प्राप्त कर लिए। अभी इनकी बहादुर शाह की भी स्थिति जो है मजबूत हो गई। परंतु होता क्या है, इसने वादा कर दिया था पुर्तगालियों को मैं दूंगा करके, और पुर्तगालियों ने सोचा कि अब दीव और बेसिन पर हमारा अधिकार है। अब उसे पुर्तगालियों को दीव में किला बनाने की अनुमति देना एक गलत फैसला लग रहा था। वही पुर्तगालियों ने बहादुर शाह के नियंत्रण वाले दीव पर अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। कई बार वह अपना काम करवाने के लिए बहादुर शाह को पुर्तगालियों से अनुमति मांगनी पड़ती थी। मतलब ये जो बेसिन और दीव दे दिया था ना बहादुर शाह ने, किसके अपोजिट में, हुमायूं के अपोजिट जब वार होंगी तब पुर्तगाली जो है बहादुर शाह की मदद करेंगे। तो इसके लिए इसने दीव दे दिया था इनको। अब हो क्या रहा था, दीव में जो है पुर्तगालियों ने फोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया था। अब जब भी दीव में काम पड़ता था ना बहादुर शाह को, तो बहादुर शाह को क्या करना पड़ता था, पुर्तगालियों से जो है परमिशन लेनी पड़ती थी कि मुझे दीव में काम है, तो मैं दीव में जाऊंगा या ना जाऊं, यानी कि एक राजा होकर भी इसको परमिशन लेनी पड़ती थी पुर्तगालियों से। तो इस बात का इसको काफी दुख हो रहा था और ये चाह रहा था कि दीव से जो है इनको हटाया जाए। देन अगला रीजन क्या होता है, अब दीव जैसे ही ये दे देता है ना पुर्तगाली को, तो वहां के जो निवासी होते हैं, शहर के निवासी जो है इनका विरोध करने लगते हैं पुर्तगालियों का। क्यों? क्योंकि ये जो है विदेशी होते हैं और कोई भी नागरिक नहीं चाहते कि अपने क्षेत्र में विदेशी लोग आए, तो इसलिए विरोध करते हैं। तो बहादुर शाह को क्या मिलता है, एक रीजन मिल जाता है कि देखो भाई, पुर्तगालियों से कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना दीव के, ये विरोध कर रहे हैं, तो आप कृपया करके दीव से हट जाओ, आप बेसिन में रहो परंतु दीव से चले जाओ। परंतु पुर्तगाली इसका विरोध करते हैं, बोलते हैं कि देखो भाई, आपने हमको वादा किया था और हमने भी वादा किया था कि जब भी हुमायूं आप पर अटैक करेंगे हम आपको जो है मदद करेंगे। अब आप अपने जो है वादे से, यानी कि प्रॉमिस जो किया था उससे मुकर रहे। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू कर दी। अब जो है गुजरात का जो बहादुर शाह है ये फंस जाता है शहर के निवासियों के बीच में और पुर्तगालियों के बीच में। पुर्तगालियों भी मानने को तैयार नहीं होते, यानी कि दीव छोड़ने को तैयार नहीं होते, और यहाँ के जो नागरिक होते हैं ये भी विरोध कर रहे होते हैं। तो सम्राट बोलते हैं कि देखो हम बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये बातचीत करने के लिए जो है पुर्तगालियों से मिलने के लिए जाता है। देखो ऐसे में उसे इन सभी पेचीदा मामलों पर पुर्तगालियों से संधि करने के लिए दीव जाना पड़ा। इधर पुर्तगाली कुछ और ही सोचकर बैठे थे। पुलिस शाह दीव में आया और उसने पुर्तगालियों के साथ उनके एक जहाज पर समझौता किया। देखो अब ये जो है बातचीत करने के लिए गया था पुर्तगाली, उसकी देखो भाई, जो भी हो गया ना, मैंने जो दीव में आपको फोर्ट इस्टेब्लिशमेंट करने की परमिशन दी थी, परंतु यहाँ के जो निवासी है ये विरोध कर रहे हैं, तो आप कृपया करके हट जाए। तो पुर्तगाली ने बोला कि ठीक है भाई। परंतु पुर्तगाली ने जो प्लानिंग करके रखी थी, ये जैसे ही दीव में गया ना, जहाज पर गया, संधि विंधि कर लिया, जैसे ये वापस आ रहा था ना, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, इसको जो है मार दिया, उसको जो है अरब सागर में फेंक दिया। देखो 13 फरवरी 1537 को वह समझौता करके वापस अपने राज्य की ओर लौट रहा था, तभी उसकी धोखे से हत्या कर दी गई और लाश को अरब सागर में फेंक दिया गया। अब नन्ना दी कुनो के बारे में इतने ही फैक्ट है, इसके बारे में और जानने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगला गवर्नर कौन था, अब नन्ना दी कुनो के बाद अगला गवर्नर था जोवा डी कैस्ट्रो, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है क्योंकि इनके नाम ही अजब है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप। फिर अगला गवर्नर कौन था, जोवा दी कैस्ट्रो। इसके बारे में समझने लायक कुछ नहीं है, यही पढ़ लो। पश्चिम भारत के बम्बई, चोल, दीव, सालसेट एवं बेसिन नामक क्षेत्र पर पुर्तगाली वायसराय जोवा डी कैस्ट्रो द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। मतलब ये जो बम्बई, चोल, दीव जो है ना, इस पर इसके द्वारा नियंत्रण कर लिया। देन अगला गवर्नर कौन है, अल्फांसो डिसूजा। अब इसके समय में क्या होता, भारत में प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर का आगमन हुआ था। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के समय में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में ये फैक्ट है। अब यहाँ पर जो है ये वीडियो हो जाती है दोस्तों समाप्त। हमने जो है यहाँ पर सेपरेटली देख लिया गवर्नरों के बारे में एक्टिविटी, ठीक है, जो पुर्तगाल के सम्राट ने गवर्नरों की नियुक्ति की थी, अपॉइंटमेंट की थी, तो इन्होंने इंडिया में क्या क्या एक्टिविटी की थी, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माई चैनल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड वेरी सुन। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो पुर्तगाली ट्रेड करते हैं ना इंडिया में, तो ट्रेड कहाँ कहाँ से करते हैं, कौन सा बंदर का इनके लिए फेमस होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।